सत्यराम दादूराम। मित्रों, मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष संदेश देना चाहूंगा कि जो कुछ भी हमें भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, उनके जो वैज्ञानिक रीति से जो उनका उल्लेख आता है, गूगल पे भी अवेलेबल है और प्राय वैज्ञानिक लोग या जो चिकित्सक लोग हैं वो बताते हैं कि अमुक वस्तु खाने से ये लाभ होगा। तो एक हालांकि उनके प्रयास में कहीं कमी नहीं है, मेरा ऐसा कहीं भाव नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ है आयुर्वेद का सिद्धांत कुछ अलग है, उससे हट करके है। मैं यहाँ आज एक छोटे से वस्तु का उदाहरण दे रहा हूं आपको। नींबू, इसे हम कागजी नींबू भी कहते हैं और सामान्य नींबू जो प्राय हर किचन में काम में लिया जाता है और लेना चाहिए, लेकिन उसकी आयुर्वेद में इसको किस प्रकार से देखा गया है वह मैं आपके समक्ष एक इस चार्ट के माध्यम से, या एक ह्यूमन बॉडी चार्ट मैंने लिया है, इसके माध्यम से मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए मित्रों, आयुर्वेद में जो भाव प्रकाश है, जिसे हम निघंटु भी कहते हैं, भाव प्रकाश निघंटु के नाम से पुस्तक उपलब्ध होती है और ये आयुर्वेद के छात्रों को अनिवार्यतः अध्ययन कराई जाती है, पढ़ाई जाता है। यहाँ इसके अंदर आयुर्वेद नींबू को लेकर के आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है वो उसके बारे में देखिए कि आयुर्वेद कहता है कि नींबू जो है वो दीपन, पाचन और थोड़ा गर्म होता है। दीपन पाचन होता है और ये सामान्य शब्द है जो आप सभी समझ सकते हैं, विशेष वो नहीं है। अग्नि को दीपन करता है, भोजन को पाचन करता है, और अन्य पाचन इसका धर्म है। और थोड़ा गर्म होता है, किंचित उष्ण, मतलब थोड़ा सा गर्म है, गर्म प्रकृति है इसकी। आंख के लिए अच्छा होता है, हृदय के लिए भी अच्छा होता है, रक्त पित्त का प्रशमन करता है और प्यास को निग्रहण करता है, ज्वर ज्वर को नष्ट करता है या ज्वर के अंदर इसका अच्छा उपयोग होता है, और मूत्र जनन है, पेशाब को आपके यूरिनरी सिस्टम है उसके लिए अच्छा माना गया है। अब इसको हम ज्यादातर रक्त पित्त में, आम वात में, ज्वर में, अतिसार में और वमन होता है, उल्टी होने की जो शिकायत होती है उसमें, और अनेक प्रकार के पित्त विकारों में इसका रस प्रयोग में लिया जाता है और इसका खटाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब ये तो हुई आयुर्वेद में इस वर्णित इसके गुण। अब इसके अंदर रासायनिक संगठन अगर देखते हैं इसका, तो उस रासायनिक संगठन में इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। अब और ये एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, तो कुल मिलाकर के बहुत लाभदायी इसको कहा जाता है। अब मेरा एक ही निवेदन है कि कोई भी एक वस्तु आयुर्वेद के अनुसार, कोई भी एक वस्तु सभी के लिए अच्छी नहीं हो सकती और सभी के लिए खराब नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे कि नींबू के लिए इतनी बात, तो मैं आपको इस ह्यूमन बॉडी का जो चार्ट है इसके माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचाने की का प्रयास करूंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले ये मैंने चार्ट लिया है। इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर किसी प्रकार की स्पेशल कोई ऐसी विशेष ऊर्जा इस पर नहीं है, ये न्यूट्रल बता रहा है मेरा यंत्र। अब ये जो नींबू है, इस नींबू को मैं इस चार्ट के साथ में एक जगह कहीं भी रख दूंगा, कहीं भी रख दिया है मैंने इससे। अब आप देखिए कि हमारे अंगों के साथ में ये क्या प्रतिक्रिया करता है, या किस अंग के ऊपर इसका क्या कार्य है, या अच्छा है बुरा है। सबसे पहले मैं देख रहा हूं, देखो ये ब्रेन के ऊपर, अगर इसको खाया जाए तो ब्रेन के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, या ब्रेन को ये कितना लाभ पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। तो देखिए, ये नींबू अगर सेवन किया जाता है तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, यानी सामान्य, उसके साथ में कोई बहुत विशेष प्रतिक्रिया ये नहीं करता, ठीक है। लीवर, आप देखिए जब लीवर के ऊपर हम इसको चेक करते हैं तो लीवर के ऊपर हमें इतना लाभ दिखाई देता है, यानी कि करीब करीब ये 70% लीवर के लिए अच्छा है। अब हार्ट के लिए देखेंगे आप, ये हार्ट के लिए करीब करीब ये 80% तक ये अच्छा है।
इसके अलावा हमारी किडनी के लिए, तो आप देखिए किडनीज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, 80% तक लाभदायक है। इसी प्रकार हमारे स्टमक के लिए, यानी कि अगर हम आमाशय की बात करें तो उसके लिए, यानी जहां हम भोजन करते हैं, जिसका जहां पाचन शुरू हो जाता है, वो स्थान, ये इसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया। अब पेनक्रियाज के लिए, तो देखिए आप, पेनक्रियाज के लिए ये चीज, ये इधर इधर आ गया और इधर आ गया, यानी कि ये पेनक्रियाज के लिए नुकसानदायक है। अब पेनक्रियाज के लिए नुकसानदायक है तो सीधी सी बात है कि पेनक्रियाज जब खराब होता है तो अक्सर मधुमेह, या कहना चाहिए कि ब्लड शुगर वगैरह उसके अंदर व्यक्ति के गड़बड़ हो जाती है। तो पेनक्रियाज, मैं अभी फिलहाल अंगों की बात कर रहा हूं, व्याधि की बात नहीं करूंगा। तो ये पेनक्रियाज जो है उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर ऑलरेडी किसी के पेनक्रियाज खराब चल रहा है और वो नींबू खाता है तो उसको नुकसान पहुंचाता है। ये जनरल बात बता रहा हूं मैं। अब ये स्प्लीन के लिए, तो स्प्लीन के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है, 50% तक ये अपना अच्छा काम रोल दिखाता है। हमारे इंटेस्टाइन के लिए भी ये उपयुक्त है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उपयुक्त है। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये करीब करीब 60% ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छा करता है। हमारे नाभि के लिए भी अगर देखेंगे तो नाभि के लिए भी ये बहुत अच्छा है। यानी कुल मिला के पेट के लिए और हार्ट के लिए, किडनीज के लिए, पेनक्रियाज के लिए और स्प्लीन के लिए इसकी क्या प्रतिक्रिया है वो मैंने आपको बताई। अब एक मित्रों, हर व्यक्ति के साथ में इसका क्या रोल हो सकता है, यहां मैंने कुछ फोटोज लिए और हर फोटो के साथ में मैं सब चेक करता हूँ, फोटो से ही करता हूँ, आपको मालूम है डिस्टेंस सीलिंग करता हूँ। तो ये एक एक फोटो में यहां रख रहा हूं, फिर मैं इसको, जैसा आपको बताया कि बिना फोटो के, यानी कि जनरल इसका प्रयोग किया जाता है जनरल मनुष्य के द्वारा, तो क्या प्रभाव है। अब मैं पर्टिकुलर के ऊपर आ जाता हूं। इस पर्टिकुलर को, जिसका ये फोटो है, उस पर्टिकुलर को अगर मैं ये नींबू देना चाहूं तो उसके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया करेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ब्रेन के ऊपर सभी के लिए जनरल जो इसका प्रभाव था वही है। लीवर के लिए आप देखिए, ये लीवर के लिए ये गड़बड़ कर गया, ये करीब करीब 20% ही फायदा करेगा, 80% उस आदमी को नुकसान करेगा। इस आदमी ने, ये जो व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति नींबू का सेवन करता है, जबकि जनरली क्या कहते हैं, एक नींबू प्रतिदिन खा जाओ, कोई गर्म पानी में बता देता है, कोई अलग अलग युक्ति से बताता है शिकंजी बना के पी जाओ, नमक के साथ पियो, कुल मिला करके चीज तो वो आपके शरीर में जा रही है। तो शरीर में जाने के बाद में किस किस चीज के साथ में क्या क्या प्रतिक्रिया करेगी और किस तरह से न्यूट्रलाइज होगा, वो एक विशद विषय हो गया, बहुत विस्तृत बात होगी। लेकिन जनरल सामान्य रीति से अगर देखूंगा, अगर मेरे पास में ये व्यक्ति आता है और ये कहता है साहब मेरे को नींबू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अक्सर चिकित्सक कह देते हैं, कोई इस तरह के प्रश्न पूछता है अगर रोगी, तो क्या कह देते हैं कि भाई एक डॉक्टर को तू तेरे घर पे रख ले और उससे पूछे जाना कि उसके लिए उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ चतुर इस प्रकार के चिकित्सक होते हैं, तो ऐसा जवाब दे देते हैं विचारों को। रोगी रोगी होता है, अनजान है, अज्ञानी है, उसको नहीं ज्ञान है, तब आपसे पूछ रहा है। खैर, तो अगर ये व्यक्ति मेरे पास में आता है और ये मेरे से कहता है साहब मुझे क्या नींबू मेरे को प्रयोग करना चाहिए, तो मैं इमीडिएट उसकी उसकी फोटो को या उसकी जो एनर्जी उसको लेके या उसका मोबाइल नंबर यहां तक मैं, ये वो मेरा फिर अलग डिस्टेंस सीलिंग वाली बात आ जाती है। अगर वो घर बैठे भी मुझे पूछता है कि साहब मुझे नींबू खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो मैं उसको यही उत्तर दूंगा जो अभी इस फोटो के माध्यम से मैं आपके सामने बता रहा हूं। कदाचित उसको अगर मान लो लीवर में किसी तरह की कोई डिसऑर्डर है, तो उसको कभी भी ये नींबू नहीं खाना चाहिए। किस सबके लिए नहीं है, इस व्यक्ति की विशेष के लिए बता रहा हूं मैं खाली, जिसका ये चित्र है, वह व्यक्ति अगर नींबू का सेवन करेगा तो उसके लीवर को ये नुकसान करेगा। ठीक है, हार्ट के साथ में, तो उसके हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं करेगा, 50% तक उसको लाभ मिलेगा इससे। इसी तरह से उसकी किडनीज को, अब देखिए, अगर ये व्यक्ति
नींबू खाता है तो इसकी किडनीज को भी डिसफंक्शन होगा, किडनीज को नुकसान करेगा ये। अब इसी तरह से स्टमक के लिए अगर हम देखते हैं तो स्टमक के लिए भी यानी आमाशय के लिए भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अब इसके पेनक्रियाज को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे पूरी तरह से, स्प्लीन को देखेंगे तो ये सामान्य है गुण। तो इस व्यक्ति को स्वाद आएगा, स्वाद तो सबको आता है, एक जैसा आएगा, लेकिन अगर ये व्यक्ति नींबू का सेवन करता है तो इसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ये कुल मिलाकर के बात ही आ गई। हालांकि हम फिर इसमें कुछ न कुछ मिश्रण करेंगे। अच्छा भाई, तू मिश्री के साथ लेगा तो ये स्थिति हो सकती है, ये शक्कर के साथ लेगा तो ये स्थिति हो सकती है। जैसे एक बार अभी मेरे पास में प्रेजेंट में एक मिश्री के सॉल्यूशन के साथ में नींबू का रस है, मैं उसको एक बार चेक कर देता हूं इस व्यक्ति के लिए। अगर ये व्यक्ति नींबू खाता है तो कुल मिला करके इसे नुकसान ही है। अब बाय द वे वो कहता था मुझे नींबू तो खाना है, तो मैं उसको कहता हूं भाई तू मिश्री की शिकंजी बना करके उसके साथ लेना है इसको, तो मैं देखता हूं कि उसके लीवर पे कोई फर्क पड़ता है क्या। ये यानी कि जो पहले 80% था वो 20% इसके कम हो गया, यानी कि अब ये सॉरी जो जो इसकी नुकसान देने की का जो इसका परसेंटेज था वो कम हो गया, यानी मिश्री डालने से थोड़ा इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन बराबरी तो शक्कर डालने से रहा है। तो कुल मिलाकर के और इसके हार्ट के लिए तो फिर भी नुकसानदायक है, इधर पेनक्रियाज के लिए नुकसानदायक है। मिश्री में बनी हुई शिकंजी इसके यूरिनरी सिस्टम के लिए, स्पेशली किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो मित्रों, ये एक व्यक्ति का एनालिसिस हुआ इतना। अब हम दूसरा एक चित्र ले लेते हैं। दूसरा हमने चित्र लिया है, इस दूसरे चित्र के साथ में अगर मैं इसको चेक करता हूं इस व्यक्ति के लिए, तो मैं इसे कहूंगा कि क्या तुम्हें नींबू खाना, वो कहता है कि साहब क्या मुझे नींबू खाना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा उसको, तो देखिए इसके ब्रेन के लिए भी सामान्य है और लीवर के लिए भी ये सामान्य है, इस व्यक्ति के लीवर के लिए भी सामान्य है, इसके हार्ट के लिए भी सामान्य है। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट है और इसके गुण अभी हमने देखे, दीपन पाचन करता है, हृदय के लिए अच्छा है, कई पित्त विकारों में अच्छा है। लेकिन अब उसकी प्रकृति, या तो व्यक्ति की नाड़ी देखी जाए और तब उसको बताया, सजेस्ट किया जाए। तो आयुर्वेद का जो चिकित्सक है वो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखता है और उसकी प्रकृति के आधार पर उसके दोष दूषों को सभी को देख करके और फिर उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें नींबू खाना चाहिए। ऐसा नहीं है एक लिस्ट बना लिया आपने कि मुझे अगर कोई किडनी डिस्फंक्शन वाला व्यक्ति आता है तो उसे मुझे ये देना है, किसी का लीवर में गड़बड़ है तो मुझे ये देना है। ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद हर पर्टिकुलर के साथ में हर व्यक्तिगत रूप से उसको सजेशन देता है। अच्छा चिकित्सक वही है। अब आप देखिए इसके किडनीज के लिए, अब ये व्यक्ति किडनी अगर थोड़ा सा भी इसको किडनी में प्रॉब्लम है या इसके यूरिनरी सिस्टम में कहीं दिक्कत है तो ये नींबू खाएगा, नींबू खाते इसे नुकसान होगा, चाहे वो किसी भी रूप में ले। इसी तरह से पेनक्रियाज भी इसका गड़बड़ करेगा, यानी कि फिर वो ब्लड शुगर, इंसुलिन की मात्रा कम बनना कराना, जो भी कुछ है। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को भी ये मुफीद नहीं है, इसके लिए भी उपयुक्त नहीं है। अब मैं एक तीसरा एक व्यक्ति ले रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, ये इस व्यक्ति के साथ में अगर मैं इसको चेक करता हूं, वही नींबू वही है। अब आप देखिए तो देखो इसके ब्रेन के साथ में कैसा उपयोग है इसका, क्या कहने। अगर ये महिला नींबू, इसके लिए ये बात है कि प्रतिदिन एक नींबू खाए तो इसको लाभ होगा, ब्रेन के लिए भी लाभ होगा, इसके लीवर के लिए भी लाभ होगा, इसके पेनक्रियाज के लिए भी बहुत लाभ होगा, तो इसके हार्ट के लिए भी इसके लिए बहुत लाभ होगा, तो किडनीज के लिए भी इसके लिए बहुत लाभदायी रहेगा, स्प्लीन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के और इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को नींबू खाना चाहिए, प्रतिदिन एक नींबू खाना चाहिए, वो सिद्धांत इस व्यक्ति के लिए लागू होता है। अब मैं एक दूसरा एक चित्र ले रहा हूं और अब इसके साथ में इसको मैं चेक करता हूं, तो आप देखेंगे कि इसके ब्रेन के लिए कोई खास नहीं है,
लीवर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, लगभग 40% अच्छा है, 60% अच्छा नहीं है। इसके हार्ट के लिए दुखदाई है, इसके हार्ट को परेशान कर देगा, जबकि हृदय माना है, आयुर्वेद कहता है कि ये हृदय के लिए उपयोगी है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर इस व्यक्ति के साथ में इसको हार्ट के लिए भी इसके अच्छा नहीं है। इसके किडनीज के लिए, अब किडनीज के लिए देखिए, अब इसको अगर मान लो थोड़ा बहुत भी कहीं कोई कैलकुलस हो गया, अश्मरी हो गई, पथरी हो गई, कुछ हो गया, तो हम सजेस्ट करते भाई एक नींबू रोज खा लिया करो। तो लेकिन अगर ये खाएगा, ये व्यक्ति अगर पेशेंट अगर नींबू खाता है तो इसकी किडनीज को और ज्यादा नुकसान होगा, इसके पेनक्रियाज को भी ये नुकसान देगा, तो इस व्यक्ति को हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अब एक और मैंने चित्र ले लिया है, इस चित्र के साथ में भी इसको चेक करते हैं कि अगर ये नींबू का सेवन करे तो क्या होगा। तो देखिए, ब्रेन के साथ में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लीवर के ऊपर भी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, हार्ट के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है, यानी 50% सब कुछ, किडनीज के ऊपर भी इसका कोई रोल नहीं है, पेनक्रियाज के लिए भी कोई इसके रोल नहीं है, स्प्लीन पर भी इसको का, यानी ये व्यक्ति सेवन करे या न करे, ये व्यक्ति नींबू का सेवन करे ना करे, करे तो कोई खास बात नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ना, और बहुत नुकसान भी नहीं करेगा इसको। अब एक चित्र और मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद में इस वीडियो को हम पूरा करने की तरफ चलेंगे। ये एक चित्र लिया है मैंने, इस चित्र को भी मैंने यहां रखा, और अब इसके बारे में इसको देखते हैं हम। तो देखिए, इसके ब्रेन के लिए 50% तक अच्छा है, लीवर के लिए भी 50% अच्छा है, हार्ट के लिए भी 50% ठीक ठीक है, किडनीज के लिए इसके कोई खास लाभ नहीं है, पेनक्रियाज के लिए भी कोई लाभ नहीं है, और स्प्लीन के लिए भी कोई लाभ नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसी नींबू से ही बना हुआ लेकिन थोड़ा मिश्री मिला करके जल जो तैयार करते हैं हम, जिसे शिकंजी बोल देते हैं, अगर शिकंजी इस व्यक्ति को दी जाए, इस व्यक्ति को अगर शिकंजी दी जाए तो कैसा रहेगा। हमें नींबू देना है उस व्यक्ति को, मान लो, और वो शिकंजी के रूप में लेना चाहता है, तो उसके ब्रेन के साथ में क्या क्या स्थिति रहेगी। ब्रेन के लिए कोई इसका लाभ नहीं दिखने वाला। लीवर के लिए ये उसके अच्छा हो जाए, अगर थोड़ी सी मिश्री है उसमें मिला लेता है तो लगभग लगभग ये 70% इसके लिए, लीवर के लिए अच्छा है इस व्यक्ति के लिए। अब हार्ट के लिए अगर हम चेक करते हैं तो ये हार्ट के लिए देखिए, अगर इसके हार्ट के लिए अगर हम चेक करते हैं तो इसके हार्ट के लिए भी ये करीब करीब 60 से 70% तक इसके लिए अच्छा है, मुफीद है। इसके पेनक्रियाज के लिए चेक करते हैं तो पेनक्रियाज को ये 50% तक ठीक है, बाकी हानि करेगा। स्प्लीन के लिए देख रहे हैं 50%। इसके स्टमक के लिए भी कोई लाभदायक है नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर ये व्यक्ति थोड़ा मिश्री मिला करके, बहुत अल्प मात्रा में 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम 1.5 ग्राम तक की मात्रा में अगर मिश्री मिला करके और इसका सेवन करता है तो ले सकता है, खाली स्वाद के अनुसार, बाकी इसको लाभ नहीं होगा। अब आप सोचेंगे नींबू जैसी चीज हर कोई चाहता है कि साहब नींबू की शिकंजी बनाओ, नींबू को दाल में डालो, नींबू को सब्जी में डालो, है, इससे आयरन का आपके एब्जॉर्प्शन होगा, कई सारी बातें होती है। तो कुल मिलाकर के आयुर्वेद इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। आयुर्वेद प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से जांच करता है कि इस अमुक व्यक्ति के लिए अमुक वस्तु अच्छी है अथवा नहीं है, इस व्यक्ति की कैसी प्रकृति है, कैसा इसका दोष है, कैसा दूष्य है। तो आयुर्वेद की अपनी एक सिद्धांत, आयुर्वेद के अपने सिद्धांत है, और वो उसको प्रैक्टिकली मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वह आपकी इन शंकाओं का समाधान कर सकता है। और
मेरी अगर सहयोग की आवश्यकता है, मेरे से अगर इसके बारे में अपने किसी भी वस्तु, दही हो गया, दूध हो गया, आम हो गया या सीजनल फ्रूट्स हो गए, या आप जो कोई भी वस्तु खाते हैं, जो आप आहार के रूप में जो सेवन करते हैं, उसके बारे में आप घर बैठे वहां से ही अपने प्रश्न का उत्तर जान सकेंगे। अगर आप घर बैठे ही पूछ रहे हैं, साहब मैं आम खाना चाहता हूं, क्या ये आम मेरे लिए मुफीद है? और अगर मुफीद नहीं है तो क्या मुझे इसको किसी तरह से सेवन कर लेना चाहिए? किसी किसी अनुपान के साथ में, सहपान के साथ में इसको उपयोग किया जा सकता है क्या? तो मैं जो उपयुक्त प्रैक्टिकल लेवल पर देख करके और आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? बोरिंग हो सकता है, फिर भी आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन के लिए जरूर टच कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिल सके। मेरे वीडियोस हमेशा यूनिक होंगे, बहुत अलग, जो प्राय प्रचलन में नहीं है, और कुछ बोरिंग भी होंगे। तो इस तरह के मेरे वीडियो होते हैं। मैं ज्यादातर पाखंड के खंडन करने के लिए और अंधविश्वास के निवारण के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं कि समाज के अंदर जो भी भ्रांतियां हैं, समाज में जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं भी तरह की कोई भ्रांति है, वह दूर हो, व्यक्ति स्वस्थ रहे और अपना अच्छा जीवन यापन करे। मित्रों, आपका बहुत समय लिया मैंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यराम। अपना मोबाइल नंबर आपको जरूर बता देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 7976817954। आप इस नंबर पर प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक मेरे से कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। 7976817954। डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। सत्यराम।